जो आपने मुहिम शुरू की है, अपनी गणना अपने गांव, इसका क्या उद्देश्य है? अपनी गणना अपने गांव अभियान, ये वास्तव में जो उत्तराखंड के 16,000 के लगभग गांव हैं, ये उनको बचाने का अभियान। लोगों को ये लगता है कि साहब अब हम यहाँ बस गए हैं, जिस भी जगह पे हैं, हमारे बच्चे यहाँ इस्टेब्लिश हो गए हैं, यहाँ हमारा रोजगार इस्टेब्लिश हो गया, अब क्यों गाँव जाना? अब मैंने कहा ना कि हमारी संस्कृति, बोली भाषा, पहनावा, खान पान और उन सब के साथ जो घटियाला मंडाण है ना, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वो अमेरिका से आदमी को गांव बुला देता है। ऐसे ही लॉकडाउन ने, जो मैंने कहा कि लोगों को समझाया कि गांव का महत्व क्या है। 27 की संभावित जनसंख्या हम देख रहे हैं, तो उसमें पर्वतीय जो क्षेत्र है उनके गांव की जनसंख्या पलायन के कारण बढ़ने के बजाय घट रही है, -4% पर आ रही है 9 पर्वतीय जिलों की। 2011 से 2027 के बीच पॉपुलेशन पहले से ही बहुत कम हो गई होगी। उत्तरकाशी की 1 सीट घट जाएगी, चमोली की 3 की 3 रहेंगी, रुद्रप्रयाग में 2 की 2 रहेंगी, टिहरी में 2 सीटें घट जाएंगी। जो नया डिलिमिटेशन होगा, पौड़ी में भी 2 सीटें घट रही हैं, 5 हो गई। उसके अलावा पिथौरागढ़ में यहाँ भी जो है कि 1 सीट घट रही है। बागेश्वर में यहाँ सीटें यथावत रहेंगी और अल्मोड़ा में यहाँ भी 2 सीट घट रही हैं। तो 3 जिले जिनको 2-2 विधानसभा क्षेत्रों का नुकसान हो रहा है, अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी। रिटायरमेंट के बाद कोई बुजुर्ग अपने गांव में जाता है, उसकी पहली कंसर्न क्या होगी कि अगर उसको कोई दिक्कत आ जाए, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, क्या इमीडिएटली उसको वहां उपचार मिल सकता है? सेकेंड, स्वरोजगार के लिए कोई आना चाहता है, क्या उसको गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज के लिहाज से कुछ मदद मिल सकती है? हमारे वो लोग हमारे लिए उदाहरण हैं जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ करके या अच्छी नौकरियां छोड़ करके, पढ़े लिखे बच्चों ने गांव में आकर के प्रयोग करके दिखाया, अलग अलग किस्म के प्रयोग करके दिखाया कि गांव में भी बेहतर तरीके से रहा जा सकता है, सरवाइव किया जा सकता है, अच्छा जीवन जिया जा सकता है। जोत सिंह जी, असली चुनौती ये है कि आप लोगों को क्या कहकर वापस गांव की ओर मोड़ेंगे? जब उत्तराखंड का गांव खाली हो रहा है, वो उत्तराखंड का गांव आपकी जन्मभूमि, आपकी पितृभूमि, आपकी कर्म भूमि, आपकी जहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, आपके पितरों की थाती माटी जहाँ पर है, वो जमीन आपको पुकार रही है, आपका गांव आपको पुकार रहा है कि आओ और मेरी रक्षा करो। 2027 में डिलिमिटेशन होना है और डिलिमिटेशन को लेकर पहाड़ी राज्यों की अपनी चिंताएं हैं। और जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में न सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर होगा, बल्कि पहाड़ की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। 16,000 गांव को बचाने की मुहिम को झटका लगेगा। हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारी वेशभूषा, हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, इस सब को झटका लगेगा। आप सोच रहे होंगे डिलिमिटेशन से इन सब मुद्दों का क्या लेना देना है? लेना देना है, और कैसे है, इसी के लिए आज देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में मैंने बहुत ही खास मेहमान, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मैं मानता हूं इतने विद्वान हैं विषयों के बारे में, पंचायतों के कामकाज के बारे में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में और पॉलिटिकल समझ के बारे में। मैंने आज आमंत्रित किया है अपनी गणना अपने गांव के मुख्य संयोजक जोत सिंह बिष्ट जी को। बिष्ट जी, मैं बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि मैंने बहुत कम शब्द आपके लिए बोले, बट मैं दिल से कहता हूं आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं जितना मैंने बोला। बट सर, मैं आपको सिर्फ इतना, ये जो आपने मुहिम शुरू की है अपनी गणना अपने गांव, इसका क्या उद्देश्य है? मैं सबसे पहले भट्ट जी, आपके मेरे यहाँ पर जो आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आपका धन्यवाद देने के साथ जो दर्शक हम सबको सुन रहे हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। और जो आपने सवाल किया कि अपनी गणना अपने गांव अभियान, ये वास्तव में जो उत्तराखंड के 16,000 के लगभग गांव हैं, ये उनको बचाने का अभियान है। जिस तरह से अलग अलग कारणों से हम गांव छोड़ करके शहर की तरफ दौड़ रहे हैं और हम बॉर्डर स्टेट हैं, तो सीमांत राज्य होने के बाद जिस तरह से सीमांत जिलों से गांव खाली हो रहे हैं, लोग पढ़ाई के लिए, लोग नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, ऐसे अलग अलग कारण है कि गांव छोड़ करके शहर की तरफ भाग रहे हैं। वो कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे राज्य में जाए, अपने राज्य के शहरों में भाग रहे हैं।
और वहाँ पर अपने जीवन यापन को अपना लक्ष्य समझ करके गांव खाली हो रहे हैं। उनमें मैं भी शामिल हूँ, उनमें आप भी शामिल हैं। तो पलायन हो, तरक्की के लिए हो, अच्छे व्यवसाय के लिए हो, अच्छी नौकरी के लिए हो, प्रतिभाओं को निखारने के लिए हो, मैं उस पलायन का पक्षधर हूँ। लेकिन ऐसा पलायन जिसमें हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई आदि अधूरी छोड़ करके और फिर शहर में ऐसी नौकरी ढूंढने जाएं जहां पर न तो उसका अपना ढंग से गुजारा हो, न उसका परिवार का ढंग से गुजारा हो, तो उस पलायन का मैं विरोधी हूं और उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बट विरोधी होने से नहीं होता ना, आपको उनको अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी ना, मैं बात सिर्फ ये कर- कह मैं- देना कि साहब वो आधी अधूरी कर रहे, उनको वो अवसर दीजिए आप। जो इस अभियान का जो हमारा पहला लक्ष्य है वो हमारे गांव की जो सांस्कृतिक विविधता है, जो हमारी बोली भाषा है, जो हमारा पहनावा है, जो हमारा खान पान है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे तीज त्यौहार हैं, उन सब को बचाने का अभियान है। जो हमारी शिल्पकारिता है, जो हमारी खुददारी है, जो ईमानदारी हमारी पहचान है, जो कर्मशीलता हमारी पहचान है, उसको बचाने का अभियान है कि लोग गांव से जुड़े रहेंगे अपने ढोल की टंकार और रणसिंगे की हुंकार के साथ, अपने इस सारे जो हमारी पूर्वजों की पूंजी हमारे पास आई है उस विरासत को बचाने में जो है योगदान देंगे। और इसके लिए जो पहला चरण है हमारा कि अपनी गणना अपने गांव, इसमें जो लोग हम सब अपने गांव से अलग अलग कारणों से शहर की तरफ चल पड़े और वहाँ पर जाकर के ठहर गए, उन लोगों को वापस जनगणना के समय जो 2027 फरवरी 9 फरवरी से और 28 फरवरी 2027 को होने वाली है, जनगणना के समय वो अपने परिवार के साथ अपने गांव आए, अपनी गणना अपने गांव में करा करके जिन गांव की मैं जनसंख्या देख रहा हूं, जो 16,000 गांव में से लगभग 4-5% गांव तो जीरो पॉपुलेशन वाले हो गए। 5% गांव 16,000 गांव में, 16,000 गांव में से तो इन गांव के जीरो पॉपुलेशन को हम 10, 20, 30, 50 पर कैसे लाएं? दूसरी तरफ इन 16,000 गांव से जो 7,800 कुछ ग्राम पंचायतें इस राज्य के अंदर हैं, उनमें से जो पर्वतीय क्षेत्र में ग्राम पंचायत बनाने का जनसंख्या मानक है वो है 500। बिल्कुल। उस 500 की जनसंख्या पर जो ग्राम पंचायतें बनी हुई है उनको कैसे पहुंचाएं, और उसके साथ नई ग्राम पंचायतें बने ताकि विकास योजनाओं का बजट बढ़े। तो उसके लिए भी हम लोगों का आह्वान कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि साहब परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद वहाँ का नेतृत्व कम होगा। केवल विधानसभा के परिसीमन का प्रश्न नहीं है, ये पंचायत में जो लोग चुने जाते हैं, मैंने जो जनसंख्या मानक हैं 71 से लेकर के और 2011 तक के और उसके बाद जो 27 की संभावित जनसंख्या हम देख रहे हैं, तो उसमें पर्वतीय जो क्षेत्र है उनके गांव की जनसंख्या पलायन के कारण घटेगी, बढ़ने के बजाय घट रही है, -4% पर आ रही है 9 पर्वतीय जिलों की, ऑल एन एवरेज। यस, औसत। और जो मैदानी जिले हैं, मैंने मैदानी जिलों का जनसंख्या का आकलन भी देखा, तो वो लगभग 31% उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मैदानी जिलों में 31% बढ़ोतरी हो रही है, पर्वतीय जिलों में 4% माइनस। तो क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब इसके लिए जो पहला काम है, जिसमें सरकार की भी मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार जनगणना के लिए मानक है, वो किसी को दबाव नहीं बना सकती है। वो तो डिलिमिटेशन कमीशन का फॉर्मूला है। नहीं, डिलिमिटेशन नहीं, यहाँ पर जनगणना जनसंख्या, हाँ। और जनसंख्या के बाद भारत सरकार और राज्य सरकार वो विकास योजनाओं का पैमाना तय करती है कि साहब हमको किस मद में कैसे बजट का प्रोविजन करना चाहिए। क्षेत्र की जनसंख्या से लेकर के अलग अलग जो पैमाने होते हैं, नीति आयोग जो बनाता है, तो उस सब पर काम होना है। तो जनसंख्या अगर घटेगी तो फिर विकास योजनाओं का बजट भी घटेगा। ग्राम पंचायतों की संख्या घटने के साथ, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के वार्ड की संख्या घटने के साथ, वहाँ पर जो विकास योजनाओं के लिए पंचायतों के माध्यम से बजट जाता है, राज्य वित्त की मद का, केंद्रीय वित्त की मद का, और जो दूसरी मद हैं 15-20 ऐसे जनसंख्या आधारित बजट है, उसमें कटौती होगी। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि लास्ट सेंसस हमारा 2011 में हुआ है, जी। 2021 में हो नहीं पाया कोरोना की वजह से, अब 2027 में हो रहा है। तो आप सोचिए 2011 से 2027 के बीच जो पलायन हुआ होगा, जो 500 का आपका गांव का निर्धारण है, जी।
तो साहब ये तो पॉपुलेशन पहले से ही बहुत कम हो गई होगी। मैं वही तो चिंता कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज पहली बार इस विषय पर काम नहीं कर रहा हूँ। मैं पीछे जाता हूँ, जब 1971 की जनसंख्या पर परिसीमन हुआ, उस समय जो परिसीमन हो रहा था तो हमने उस पर ये समझा कि ये ठीक नहीं हो रहा, तो हमने जो जो परिसीमन आयोग था उनको अपना प्रतिवेदन दिया। उसके बाद फिर 2001 की जनसंख्या पर जब पूरे देश में परिसीमन हुआ, तब हमने फिर परिसीमन आयोग को फिर प्रत्यावेदन दिया। उस समय हमको समझ आया कि जनसंख्या आंकड़ा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जनसंख्या में घटोतरी न होती तो पहाड़ की 6 सीटें न घटती और मैदान में न बढ़ती। तो वहाँ से जब हमने जनसंख्या आंकड़ों का अध्ययन करने के साथ बजट के उसको देखना शुरू किया, तो अब समझ आया कि जनगणना के समय हम जहाँ पर खड़े होंगे, हमारी अगली जनगणना तक जनसंख्या उस इलाके में दर्ज हो जाएगी और उसका फायदा या नुकसान उस इलाके को मिलेगा। आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर किसी इलाके में बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, इस समय जो मकान गणना के समय, अभी तो हाउस गिने जा रहे हैं ना, मकानों की गणना हो रही है। एक रफ आंकड़ा मैं अखबारों में देख रहा हूं कि साहब 1,27,00,000 हमारी जनसंख्या हो रही है, और हमारा जो प्रिडिक्शन है वो 1,20,22,00,000 का है। इसमें अंतर जो है, मैं उसका कारण जो मुझे समझ आ रहा है, इस समय 4 धाम की यात्रा, ग्रीष्मकालीन पर्यटक से लेकर के जो ये बाहरी राज्यों के लोग हमारे राज्य में पर्यटक के रूप में आए हैं, तो ये भी तो कहीं ना कहीं काउंट हुए होंगे। और जब फरवरी के महीने जनगणना होगी तो उस समय मेरा मानना है, मैं इसको दावे के साथ नहीं कह रहा, ये 1,22,00,000 के आसपास उतर आएगा। 5-7 लाख की घटोतरी इसमें होगी। ऐसे समय पर नुकसान ग्रामीण क्षेत्र का होगा, वहाँ जनसंख्या घट जाएगी और विकास योजनाओं के बजट में पंचायत से लेकर के नगर निकाय से लेकर के जब अगला परिसीमन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, विधानसभा और लोकसभा का, उसमें आप ये देखिएगा कि विधानसभा की सीटों की संख्या में घटोतरी होगी। अगर विधानसभा की सीटों की संख्या 70 रहती है उत्तराखंड में, तो उत्तरकाशी की 1 सीट घट जाएगी, चमोली की 3 की 3 रहेंगी, टिहरी में रुद्रप्रयाग में 2 की 2 रहेंगी, टिहरी में 2 सीटें घट जाएंगी। टिहरी में 2 सीटें हाँ, घटेंगी। टिहरी में 2 सीटें घट जाएंगी, जो नया डिलिमिटेशन और होगा। पौड़ी में भी 2 सीटें घट रही हैं। हाँ, 4 तो ये हो गई, और उसके अलावा उत्तरकाशी में 1 घटी, 5 हो गई। उसके अलावा पिथौरागढ़ में यहाँ भी जो है कि 1 सीट घट रही है। बागेश्वर में यहाँ सीटें यथावत रहेंगी, और अल्मोड़ा में यहाँ भी 2 सीट घट रही हैं। तो 3 जिले जिनको 2-2 विधानसभा क्षेत्रों का नुकसान हो रहा है, अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी, यहाँ अभी 6-6 हैं, तीनों जगह 4-4 हो जाएंगी। तो इस तरह से 9 पर्वतीय जिलों के पास मात्र 26 विधानसभा सीटें, और जो 4 जिले हैं उनमें 44 विधानसभा सीटें, ये संभावित आंकड़ा मुझे दिख रहा है। इसके 1-2 ऊपर नीचे होगा। तो अब एक विधानसभा सीट कम होने का मतलब एक नेता कम होना नहीं है। एक आवाज़, एक प्रतिनिधित्व कम होने के साथ साथ एक साल में एक विधानसभा सीट घटने का मतलब 200 करोड़ के बजट का नुकसान है। मेरा आकलन ये है, मोटा मोटा जो मिलता है एक विधानसभा सालाना। उसके अलावा 1.5-200 करोड़ जो पंचायतों को और निकायों को बजट जाता है, जनसंख्या आधारित बजट, उसमें वो अलग अलग स्कीम्स में मिलता है। अलग अलग स्कीम भारत सरकार देती है। 300-350 करोड़ का एक विधानसभा सीट कम होने पर जो नुकसान पर्वतीय क्षेत्र को होगा, तो राज्य के निर्माण की अवधारणा पर सीधी सीधी चोट होगी। और उसकी भरपाई कहाँ से अब होगी? इसमें मैं अभी दिल्ली में 2 मीटिंग करके आया प्रवासियों के साथ, अपनी गणना अपने गांव को अभियान को लेकर। हाँ बिल्कुल। मैंने यहाँ के जो अभी हमारे पंचायतों के बीच की कड़ी सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक प्रमुख, उनके साथ 17 तारीख को देहरादून में एक बैठक करके उनसे आह्वान किया कि आपने जिस तरह से चुनाव के दौरान अपने वोटर के रूप में प्रवासियों को गांव बुलाया, तो आप कृपा करके इस समय भी इस कार्यक्रम में अपना योगदान दीजिए। हाँ। उन लोगों ने मेरी बात को सुना, समझा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आगे वो मुझे आमंत्रित करेंगे। मैं 2-3 बीडीसी की बैठकों में जा चुका हूं और मैं प्रधानों से बात कर रहा हूं, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ज्योति सिंह जी, असली चुनौती यह है कि आप लोगों को क्या कहकर वापस गांव की ओर मोड़ेंगे। क्या आप कह रहे हैं कि चलिए आप वापस आइए, अपनी गणना यहाँ करवाइए, जाहिर अपना वोट बनाइए बेसिक। मसला 2 या 3 रात का है। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, 2021 में जब जनगणना होनी थी, कोरोना ने उस जनगणना पर रोक लगाई, तो उस समय
हमारे प्रवासी भाई जिनका वहाँ पर अपना मकान नहीं था, किराए पर रहने की उचित व्यवस्था नहीं थी, जो अपने एम्प्लॉयर की व्यवस्था पर था, जिसके पास अपना किचन और वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो सारे नौजवान, वो सब नौजवान थे, वापस आए वो वापस गांव आए। और मैंने अभी दिल्ली में जाकर अपने प्रवासी भाइयों से बोला, ये निवेदन किया कि जब आपने उस समय अपने को अपनी गांव में आकर सुरक्षित महसूस किया, वहाँ पर अपने जीवन को सुरक्षित पाया, तो इस समय जब उत्तराखंड का गांव खाली हो रहा है, वो उत्तराखंड का गांव आपकी जन्मभूमि, आपकी पितृभूमि, आपकी कर्मभूमि, आपकी जहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, आपके पितरों की थाती माटी जहाँ पर है, वो ज़मीन आपको पुकार रही है, आपका गांव आपको पुकार रहा है कि आओ और मेरी रक्षा करो। मैंने उनसे आह्वान किया और लोगों ने इस बात पर बड़े खुश होकर के मुझे कहा कि हम बिस्सी, हम पक्का गांव आकर के जनगणना कराएंगे अपने परिवार के साथ। एक नहीं, दो दो हाथ खड़े करके उन्होंने जो मुझे आश्वस्त किया, तो मेरा उत्साहवर्धन हुआ। और दिल्ली से आने के बाद अब दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि आप एक बार हमारे बीच आइए। आपको नहीं लगता कि हम कई बार कहते हैं कि भाई अगर आप सक्षम हैं तो आप अपने गांव को कंट्रीब्यूट करिए, अपनी जगह को कंट्रीब्यूट करिए। भाई मदरलैंड को लेके भी तो आपका एक रुझान रहता है और हर किसी का प्रेम रहता है। आपको नहीं लगता ईश्वर ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी हम सबको कि अगर हम अपनी गणना अपने गांव में ही कराएं तो कम से कम हम अपना जो प्रतिनिधित्व है हर तरह का वो कमज़ोर होने से बचा सकते हैं। मतलब इस समय अपने पहाड़ को बचाने की जिम्मेदारी सीधे तौर पे हमारे कंधे पर है, जितने भी हम उत्तराखंडी हैं। अभी तो अपनी गणना अपने गांव अभियान एक गैर सरकारी अभियान है, लेकिन मैंने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, रूलिंग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी जो राज्यसभा सांसद है उनसे भी बात की। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टर्स समिट में जिस तरह से अपने राज्य के प्रवासियों के साथ इंटरेक्शन किया, उनसे बातचीत की, उनसे जुड़ाव बनाने का प्रयास किया, और उसके अलावा ये जो हमारा 9 नवंबर का राज्य स्थापना दिवस था, उससे पहले प्रवासियों को बुला करके उनके साथ एक सम्मेलन किया, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के साथ सम्मेलन किया। तो मैंने दिल्ली जाकर के महसूस किया कि प्रवासी भाई मुख्यमंत्री जी के उस कदम से बहुत अच्छे प्रभावित हैं और वो उनके आह्वान पर यहाँ आने को राजी हैं, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ लोगों के वो रहे अनुभव जो है कि कुछ कड़वे अनुभव रहे, वो भी मैंने दिल्ली में लोगों से सुने कि साहब हम गांव में जाते हैं तो लोग हमको वहाँ पर इंटरटेन नहीं करते हैं, हमारी बात सुनते नहीं हैं, हम हमारे साथ अच्छा वातावरण नहीं करते हैं। तो मैंने इसीलिए आपसे जो कहा कि जो पंचायत के लोग हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे प्रधान, वो जब लोगों को गांव आने के लिए कहेंगे तो हमारी कोशिश ये है कि एक वेलकम का वातावरण, हाँ, एक अच्छा माहौल क्रिएट अच्छा करना माहौल है, क्योंकि वो हमारे लोग हैं। हाँ, तो अब जब वो वेलकम का माहौल देखेंगे तो इस समय तो जनगणना के लिए आएंगे, और उस जनगणना के दौरान वो 3 रात वहाँ पर गांव में रहेंगे, तो 3 रात में उनकी गणना होकर वापस अपने परिवार के साथ अपने गंतव्य में चले जाएंगे। भाई हमारे लोग तो अमेरिका में रहकर भी, जिस परिवार में घड़ियाला और मन्नाड लगा करके देवता की पुजाई का चलन है, तो अमेरिका से दौड़ करके आता है आदमी। तो ये तो गांव को बचाने का आह्वान है। अब ये हम पर है, हम जो इस अभियान का हिस्सा है, मैं और मेरे बहुत सारे साथी जो इस काम पर लगे हुए हैं, ये हम अपनी बात कितनी तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये हमारी एक कोशिश है। लेकिन उसके साथ जो मैं इस काम को देखता हूँ, यहीं पर ख़त्म होने वाला काम नहीं कि साहब जनगणना के लिए गांव आ गए और जनसंख्या लिखा दी और उसके बाद हम भूल गए, नहीं। दूसरा जो चरण है, जो अपनी गणना अपने गांव, दूसरा है अपना वोट अपने गांव, और फिर तीसरा है कि रिटायरमेंट के बाद अपने गांव, और फिर चौथा है कि स्वरोजगार के लिए अपने गांव। तो ये 4 चरण का अगर हम इस अभियान चलाएंगे और सकारात्मक भावना के साथ चलाएंगे, हम मीन मेख को छोड़ करके कमियां और गिनतियां गिनाने के बजाय इस पर एक नागरिक के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी है, हम सरकार और उसकी बात नहीं करें, एक नागरिक के रूप में हर आदमी को इसको अभियान को अपना अभियान बना करके इस पर लगना पड़ेगा। आई थिंक ज्योति सिंह जी, आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंट बहुत अच्छा है। मैं पहली 2 बातों से आपसे सहमत हूँ कि आपने कहा अपनी गणना अपने गांव कराइए, बहुत अच्छी बात है, सबको आना चाहिए, और मैं भी मानता हूँ कि ये हमारे पास मौका है अपने उत्तराखंड को बचाने का। दूसरा आपने कहा अपना वोट अपने गांव, ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अपने पहाड़ में अपनी वोट बनाएं। बट लास्ट के 2 आपने कहा कि रिटायरमेंट के बाद अपने गांव और स्वरोजगार के लिए अपने गांव। सी, दोनों में बड़ा अंतर है।
सपोज रिटायरमेंट के बाद कोई बुजुर्ग अपने गांव में जाता है, उसकी पहली कंसर्न क्या होगी कि अगर उसको कोई दिक्कत आ जाए, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, क्या इमीडिएटली उसको वहां उपचार मिल सकता है? सेकंड, स्वरोजगार के लिए कोई आना चाहता है, क्या उसको गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज के लिहाज से कुछ मदद मिल सकती है? उसको कैपिटल के लिहाज से कुछ मदद मिल सकती है, कुछ सब्सिडी मिल सकती है, कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी जो उसको सपोर्ट कर सकती है? तो हमें केवल एक डायरेक्शन में सोचने के बजाय आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को भी फोकस करना होगा, और ये मौका है, विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर गवर्नमेंट थोड़ा इस डायरेक्शन पे काम करना शुरू करे? देखिए, आपने जो सवाल किए, निश्चित रूप से इन सवालों पर बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, समाधान के रास्ते भी निकालने चाहिए, मैं मानता हूँ। जो मैंने तीसरी बात कही कि रिटायरमेंट के बाद अपने गाँव, ये मेरा उन दो किस्म के लोगों के लिए संदेश है। एक तो जो गाँव की चिंता करते हैं, तो प्रवास स्थल पर रह करके गांव की चिंता करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसमें हमको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एग्री, आप शहरों में बैठ के पहाड़ की चिंता नहीं कर सकते। नंबर दो, हमारे वो लोग हमारे लिए उदाहरण हैं जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ करके या अच्छी नौकरियां छोड़ करके, पढ़े लिखे बच्चों ने गांव में आकर के प्रयोग करके दिखाया, अलग अलग किस्म के प्रयोग करके दिखाया कि गांव में भी बेहतर तरीके से रहा जा सकता है, सरवाइव किया जा सकता है, अच्छा जीवन जिया जा सकता है। हमको उन उदाहरण को भी देखना पड़ेगा। नंबर 3 जो मैं बात कर रहा हूँ कि जिनके गांव में पूरी सुख सुविधाएं, सड़क है, स्कूल है, अस्पताल है, बाजार है, सारी जो जीवन यापन की सुविधाएं हैं, अगर जिन गांव में मौजूद हैं, उन गांव के लोग दिल्ली या देहरादून में क्यों रहें? मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि भाई, हमको गांव के प्रति अगर चिंता है तो उस चिंता को हमको उससे जुड़ करके देखना पड़ेगा। मत रहो आप पूरे साल, आप 2-2 महीने के अंतराल में रह करके जाओ, ऐसे करके सोचना पड़ेगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आपने रोजगार की बात करी। हमारा आदमी जो हाई स्कूल पास, इंटर पास, बीए पास, जिसके पास कोई दूसरा स्किल नहीं है, कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, वो जाकर के जिन जगह पर नौकरी करता है वहाँ पर उसको बहुत कम वेतन मिलता है, उसको अपना रहने का ठिकाना नहीं होता है, उसका अपना किचन नहीं होता है, उसका अपना कोई सोचने का वो नहीं होता है, और उसका जीवन वहीं पर समर्पित हो ये जाता है। महसूस किया है मैंने, दिल्ली में ही महसूस किया मैं है। उस पर क्या कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो जितने भी भवन निर्माण के काम हैं, जितने भी विकास योजनाओं के काम हैं, उनमें हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। हम मेसन, कारपेंटर, फिटर, प्लम्बर से लेकर व्हाइट कॉलर जॉब के प्रति भागते हैं हम लोग। और उसके अलावा जो टेलरिंग का है, बार्बर का है, बेसिकली आप स्किलिंग की तरफ बात करें। मैं स्किलिंग की तो मैं उन लोगों से जिनमें रिस्क लेने की क्षमता है, जिनमें मेहनत करने का जज्बा है, मैं उन नौजवानों का आह्वान कर रहा हूं कि वो आएंगे तो भारत सरकार की योजनाएं हैं स्वरोजगार को लेकर के, राज्य सरकार की योजनाएं हैं। स्किल कौन करेगा? मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो वहाँ पर देख करके उन्होंने सीखा है, यहाँ पर आकर के रिस्क लेना पड़ेगा। और लॉकडाउन के टाइम बहुत सारे लोग आए हैं, और जो यहाँ से बाहर गए नहीं, वो भी तो लोग हैं। कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई और किस्म का काम कर रहा है। उनको देख करके उनको भी इस रास्ते पर बढ़ना चाहिए। नौकर बनने की मानसिकता से बाहर निकलने की और मालिक बनने की मानसिकता अपने अंदर वो करने का मैं आह्वान कर रहा हूँ नौजवानों से कि दूसरे की नौकरी करने के बजाय अपना काम करके मालिक बन करके काम करें। ये आह्वान इस दिशा में है। तो कहीं से शुरुआत होगी, सब लोग एक साथ नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते। तो कहीं से शुरुआत होगी, 2%, 5%, 10% लोग भी हिम्मत करेंगे तो वो दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे। तो लेकिन एक जो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपसे पता लगी, अभी तक तो हम केवल विधानसभा के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, केवल विधानसभा के प्रतिनिधित्व का ही मामला नहीं है, ये पंचायतों के प्रतिनिधित्व का मामला है, नगर निकाय के प्रतिनिधित्व का मामला है, बजट का मामला है, ये आर्थिकी का मामला है, ये कल्चर का मामला है, वेशभूषा का मामला है। लेकिन क्या लोगों तक हम ये मैसेज पहुंचा पा रहे हैं? और आपको लग रहा है वो ट्रस्ट आपको दिखाई दे रहा है, लोगों में वो रुझान दिखाई दे रहा है कि नहीं, उनके अंदर भी एक कंसर्न जाग रहा है कि नहीं साहब, अपने वोट अपने पहाड़ में बनानी है? देखिए, जब हमने इस काम को शुरू किया था पिछले साल जून के महीने, तो उस समय सामने कोई पिक्चर नहीं थी, लेकिन पीछे के कुछ अनुभव थे। हमने 2001 की जनसंख्या पर जो परिसीमन हुआ, जो हमारे राज्य में 2009 में लागू हुआ लोकसभा चुनाव में, तो उस समय जो देखा था, उसके बाद 2011 की जनसंख्या के समय मैंने 3000 अंतर्देशीय पत्र लिखे थे धनोल्टी विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा से। मैंने वहाँ पर लोगों को कहा कि जनगणना के लिए अपने गांव जाओ। कोई किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इस समय भी कोई भरोसा नहीं था कि लोग सुनेंगे, लेकिन लॉकडाउन में
जिन परिस्थितियों से हमारे लोग गुजरे हैं उन्होंने हमारे लोगों को जरूर कुछ सोचने और समझने को मजबूर किया। और जब हमने यहाँ पर बातचीत शुरुआत की, कुछ विद्वान मित्र, पहली मीटिंग में आप भी उसका हिस्सा थे, तो वहाँ से, और ये जो स्लोगन है ये आपका दिया हुआ है, मैं इसको कैसे नकार दूँ। ये जो हमने अपनी गणना अपने गांव अभियान दिया, ये स्लोगन रमेश भट्ट जी का दिया हुआ है। तो वहाँ से हमने इस बात की शुरुआत की और धीरे 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 आज मेरे मन में, जब मैंने दिल्ली में 2 एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है। हाँ बिल्कुल, एक विश्वास जगा है। जब मैंने अपने ब्लॉक प्रमुख साथियों से बात की, इसके बाद मैं जिला पंचायत सदस्यों से, ग्राम प्रधानों से भी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से बहुत सुंदर फीडबैक आ रहा, उत्साहजनक। आपको लग रहा है इसको एक आंदोलन का रूप देना चाहिए, एक सेंसेबल आंदोलन का रूप, कि साहब आंदोलन हमें की बात करते हैं तो फिर हम आंदोलन इस तरह का नहीं, लेकिन एक मैसेजिंग लार्ज पैमाने पे होनी आप चाहिए। देखिएगा इस आंदोलन को, इस अभियान को बहुत जल्दी हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, अब ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं लेकिन इन दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। बट आप रीच आउट कांग्रेस को भी करिए, बिकॉज आप कांग्रेस में रहे, आप रीच आउट उत्तराखंड क्रांति दल को भी करिए, बाकी लोगों को भी करिए, सबको रीच आउट करिए ना। इसको एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम ना बनाया जाए। पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम बनाना होता तो शुरू से वहीं से चलता। एग्री। मैंने इसको पब्लिक का प्रोग्राम बनाया है। नागरिक जो है, एक नागरिक के रूप में जिम्मेदारी हमारी क्या है, उस पर काम करने का। अब जैसे बड़े विशिष्ट लोग हैं हमारे यहाँ पर, वो भी अपील करें। मैंने पत्रकार साथियों को इसमें बुलाया। मैंने देहरादून में जो गोष्ठी की प्रेस क्लब में सारे ऑल पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसमें थे। उसके अलावा मैंने टिहरी में एक पंचायत के लोगों का सम्मेलन किया, उसमें ऑल पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे। और वहाँ पर जब हम पॉलिटिकल कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल गांव को बचाने की बात कर रहे हैं, न किसी का पक्ष, न किसी का खिलाफत, न किसी की तारीफ, न किसी की बुराई, केवल और केवल गांव को बचाने की बात कर रहे हैं। गांव आने का आह्वान कर रहे हैं। जो गांव छोड़ करके अन्य जगह पर रह रहे हैं उनको बोल रहे हैं अपने गांव आओ। तो उसमें किसी को नहीं लग रहा है कि हमने एक पॉलिटिकल अभियान या पार्टी का अभियान बना करके चलाया, बल्कि एक ऐसा अभियान जो सबको अपील कर रहा है, जो सबकी समझ में आ रहा है, जो सबको अच्छा लग रहा है। और उसमें कुछ लोगों के सवाल हैं जनगणना को लेकर के, साहब जनगणना के लिए आएंगे तो मेरा राशन कार्ड तो दिल्ली का है, मेरा राशन कार्ड, आधार कार्ड देहरादून का है, मेरा फलाना कार्ड वहाँ का है, तो मैं गांव में कैसे अपनी जनगणना कराऊं। तो मैं वहाँ पर भी लोगों को साफ कर देना चाहता हूँ कि मैंने जनगणना निदेशालय में 4 बार जा कर के सारी प्रक्रिया को समझने के बाद तब इस बात को लोगों के बीच में प्रचारित कर रहा हूँ कि आप 9 फरवरी से 28 फरवरी जनगणना के लिए जब अपने गांव में अपने परिवार के साथ आएंगे तो आप जहां पर वर्तमान में रह रहे हैं अपने सारे कागज वहां पर छोड़ करके आना और जनगणना कराने में हमारा ब्लॉक प्रमुख साहिबान, हमारे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, हमारे ग्राम प्रधान साथी आपका स्वागत भी करेंगे, मदद भी करेंगे, आपकी गणना करा करके आपको वापस अपने गंतव्य के लिए उत्साहपूर्वक भेजेंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे अच्छे समय पर ये जनगणना हो रही है कि जब हरिद्वार में कुंभ का मेला होगा तो आप वापसी में परिवार के साथ हरिद्वार में कुंभ स्नान हर की पैड़ी पर करके जाइए और कुंभ का पुण्य कमा कर भी उसका लाभ पाइए। आपने कहा कि रिस्पांस धीरे धीरे मिल रहा है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, ऑल पार्टीज इन्वॉल्व होंगी और विशिष्ट लोगों को भी आप इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए, एक क्लैरिटी में चाहता हूं कि लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ जो उत्तराखंड से बाहर आ रहे हैं उन्हीं को आना है, जो शहरों में भी आ गए हैं उन्हें भी अपने गाँव में जाना है। मेरा जो निवेदन है, हाँ, गाँव बचाने का अभियान में मैंने 16,000 गाँव बोले, तो मैंने पहाड़ और मैदान नहीं बोला। मैंने बोला जो नगर में रह रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मेरा वोट आज भी मेरे गांव पे ही है, तो मैं वोट देने के लिए अब जून स्टेट भीमताल जाता हूं। मैंने कभी यहां वोट नहीं बनाया, कभी दिल्ली में नहीं बनाया। तो ये मेरी शुरू से ही सोच थी। जब हम जनगणना की बात करते थे शुरुआत में, एक और बात आपने खोल दी, तो लोग कहते थे कि मैंने वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखा रखा है, कोई कहता था कि मैंने परिवार रजिस्टर में नाम मेरा है, कोई कहता था कि मेरा आधार कार्ड गाँव का बना हुआ है। तो मैं उन सारे मित्रों से ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी कहा कि आप अपने सारे कागज छोड़ करके आइए, आपको कोई कागज की जरूरत कोई कागज नहीं लाना है। और जनगणना और मतदाता सूची या वोटर लिस्ट में नाम लिखाने का आपस में कोई तालमेल नहीं है। ये SIR, डिलिमिटेशन और मतगणना का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए, डिलिमिटेशन और जनगणना का तो लेना देना है, बिकॉज उसी के आधार पे SIR का कोई लेना देना है या मतदाता सूची में SIR तो वोट शुद्धिकरण, मतलब वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम है। वो
वो चुनाव वोटर लिस्ट में नाम का मतलब 18 साल से ऊपर, हाँ, जनगणना में अपनी गणना कराने का मतलब 1 घंटे पहले पैदा हुआ बच्चा, उसकी गणना भी होगी। तो ये बट अंतर वो हमको गणना समझना करेंगे, पड़ेगा। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगेंगे। कोई जीरो डॉक्यूमेंट, बगैर डॉक्यूमेंट के परिवार का मुखिया और जितने सदस्य खड़े होंगे, प्रगणक मौके पर जिनको देखेगा उनको अपने मोबाइल के ऐप में उनकी संख्या, उनका डिटेल लिखेगा। कोई कागज नहीं मांगा जाएगा। मैं तो उन सारे भाइयों से आह्वान कर रहा हूँ जिनके घर पे अगर मकान में टूट फूट हो गई, तो आप अपने पड़ोसी, अपने भाई बिरादर, अपने अच्छे मित्र के साथ उसके घर में अपना बिस्तर टिकाइए 2 रात और जनगणना गांव में कराइए। आपका उतने में जनगणना हो जाएगी। एक और बात मैं बहुत क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ कि लोगों को ये लगता है कि साहब अब हम यहाँ बस गए हैं, जिस भी जगह पे हैं, हमारे बच्चे यहाँ इस्टेब्लिश हो गए हैं, यहाँ हमारा रोज़गार इस्टेब्लिश हो गया, अब क्यों गांव जाना। उनको कैसे कन्विंस किया जाए कि आज गांव आना क्यों ज़रूरी है। कोरोना ने, आपने बिल्कुल सही कहा, कोरोना ने उनको समझाया, बट कोरोना में मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूँ, वो बोलते मैं गांव गया, मेरे साथ के लोगों को खुशी नहीं हुई मेरे जाने से, उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा नहीं था। मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। मैं अभी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। मैं दिल्ली में जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं प्रवासियों की, मैं 1982 से उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और केवल दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों की 150 के लगभग सामाजिक संस्थाएं हैं और उनका सबका आपस में तालमेल है। आपने कहा कि क्यों गांव आए, वो तो एस्टेब्लिश हो गए वहाँ पर। ऐसा वो नौजवान बोल सकता है जो गांव में कभी आया ना हो, रहा ना हो, पैदा ही बाहर हुआ हो। लेकिन जो उम्रदराज लोग हैं, जिन्होंने गांव को देखा है, गांव को समझा है, उनसे जब हम बात कर रहे हैं तो वो गांव में आने के लिए उत्साहित हैं। और मैंने कहा ना कि हमारी संस्कृति, बोली, भाषा, पहनावा, खान पान और उन सब के साथ जो घड़ियाला मंडाण है ना, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वो अमेरिका से आदमी को गांव बुला देता है। ऐसे ही लॉकडाउन ने, जो मैंने कहा कि लोगों को समझाया कि गांव का महत्व क्या है। और उसके साथ तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी गांव में चाहे कम है चाहे ज़्यादा ज़मीनें हैं, कृषि भूमि या दूसरी किस्म की भूमि है, वो भी हमको गांव से बांधे रखती है। रिकॉर्ड में मेरे दादा से मेरे पिता के नाम, पिता से मेरे नाम, मेरे से मेरे बच्चे के नाम, वो भूमि भी हमको बांधे हुए है। तो हमारे लोग का किसी न किसी तरह से गांव से जो जुड़ाव बना हुआ है, वो जुड़ाव, वो जिम्मेदारी का भाव उनको जनगणना के लिए गांव लेके आएगा। जब हम वातावरण बनाएंगे, लोगों के मन में जो सवाल थे, उन सवालों के हम सकारात्मक जवाब देंगे, तो ये हमारी टीम जो जनगणना अभियान में, हमारी कोई ऐसी टीम नहीं है कि साहब हमने किसी को पदाधिकारी बना दिया। हर वो साथी जो इस काम को एक जिम्मेदारी के रूप में ले ले, वो हमारी टीम का हिस्सा है। ये जोत सिंह बिष्ट की व्यक्तिगत टीम नहीं है, ये हम सब की है, ये आपकी भी है। हर उस प्रवासी भाई की उस टीम का हिस्सा है जो इस एक नागरिक के रूप में जिम्मेदारी समझता हो कि हमको अपने गांव को बचाना है। चैलेंजेस आपको क्या लगते हैं, मतलब इस अभियान में आपको मुख्यतः क्या चैलेंज लगता है? अब देखिए, लोग अगर जुड़ जाएंगे इस अभियान को अपना अभियान समझ करके और लोगों को समझाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, एक तरफ हमारे जो 95 विकास खंड हैं उनमें हमको चाहिए लोग जो वहाँ पर जा कर के बीडीसी की बैठक में या वहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत करके उनको इस काम पर लगा सकें, उनको प्रेरित कर सकें। वो टीम बिल्टअप करने का काम हम कर रहे हैं। अगर उसमें हमको टीम मिल जाती है तो फिर कोई चैलेंज हम नहीं समझते। लेकिन अगर वो टीम तैयार नहीं होती, अपने संसाधनों पर जाना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऐसा कोष नहीं है या कोई सरकारी इमदाद नहीं है। ये सब हमको अपने संसाधनों पर करना है। चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे चंडीगढ़ जाना हो, चाहे हरियाणा जाना हो, चाहे मुंबई जाना हो, तो वो दिक्कतें अगर नहीं आई, ऐसे अगर उत्साही लोग हमारे सामने आगे आए कि जो इन संसाधनों में और मैन पावर में हमारी मदद करें, तो कोई चैलेंज नहीं है। अगर वहाँ पर दिक्कत आएगी तो निश्चित रूप से यही चैलेंज है। बाकी तो लोगों से बातचीत करना, लोगों को इस काम में जोड़ना मुझे अब मुश्किल नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है कि ये हम लोगों के पास एक मौका है अपने गांव को दोबारा से खड़े करने का, या वहाँ दोबारा से खुशहाली लाने का, जो मतलब अबेंडेंड हो गए हैं गांव? मैंने कहा कि बड़ी संख्या में गांव जनसंख्या विहीन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में गांव ऐसे रह गए कि जहां 3 परिवार, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 की जनसंख्या वाले कई गांव 50 से कम जनसंख्या पर आ गए।
तो उन गांव को बचाने के लिए ये एक मौका है कि पहले हम कागज पर ये दर्ज करा दें कि साहब इस गांव में इतने लोग रहते हैं, ठीक बात। ये कागज पर दर्ज कराना है, फिजिकली नहीं। मैंने कहा दूसरे चरण में फिर हम मतदाता सूची में नाम लिखा दें ताकि हमारी गांव की आवत जावत का रास्ता खुले, हमारे पंच प्रधान विधायक लोग सांसद का चुनाव लड़ने वाले लोग मतदान के समय हम प्रवासियों को गांव बुलाएं। और उसके बाद जो मैंने कहा कि बुजुर्ग लोग, जो सयाने लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जिनके पास अपने संसाधन हैं, वो रिटायरमेंट के बाद गांव आकर के ये संदेश दें कि भाई गांव में भी रहा जा सकता है। और तब ये समय लेगा क्योंकि ये जनगणना 16 साल बाद हो रही है, 2021 वाली 2027 में हो रही। और मेरा मानना यह है कि अगली जनगणना 2031 के बजाय 2041 में होगी। ठीक कह रहे हैं आप। तो इस जनगणना में अगर प्रवासी गांव में आए और उन्होंने अपनी जनसंख्या लिखा दी तो अगले 14 वर्षों के लिए उनकी जनसंख्या का लाभ उनके गांव को मिलेगा, उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि को मिलेगा, और ये उनका अपने गांव के प्रति, अपने पितरों की भूमि के प्रति बड़ा योगदान हो। एक ज्योति सिंह जी, आपने सुना होगा इस समय एक डिबेट चली है नॉर्थ वर्सेस साउथ की। साउथ के राज्य कह रहे हैं कि साहब हमने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल किया, हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया, हमने अपने सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर बनाए। अब क्योंकि नया डिलिमिटेशन होगा तो हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमज़ोर पड़ेगा, इसलिए इस डिलिमिटेशन में जो ये पॉपुलेशन बेस्ड फार्मूला है इसको चेंज किया जाए। आपको लगता है इतनी बड़ी डिमांड पे कुछ फैसला होगा? मैं आपको, आपने जो सवाल किया, मैंने ये एक चार्ट जो तैयार कर रखा है, इसके पहले कॉलम में जिले का नाम, दूसरे कॉलम में जिले का क्षेत्रफल, तीसरे कॉलम में क्षेत्रफल का प्रतिशत से लेकर के हमारी पर कैपिटा इनकम, और 71, 81, 91, 2001, 2011 की जनसंख्या, 2027 की प्रोजेक्टेड जनसंख्या, और 71 की जनसंख्या पर किस जिले को कितनी विधानसभा सीटें मिली, और 2001 की जनसंख्या पर उसमें क्या गिरावट पर्वतीय क्षेत्र में आई, और उसके बाद 2027 के बाद जो परिसीमन होगा तो पहाड़ की कितनी सीटें घटेंगी। ये डाटा से मेरा मतलब है कि जो क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन की बात आपने कही, ये तो भारत सरकार के स्तर पर तय होना है। और केवल यही फॉर्मूला नहीं है, एक फॉर्मूला और भी है, क्योंकि क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 80% तो 9 जिलों का क्षेत्रफल है और 20% 4 जिलों का है। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा का जितना क्षेत्रफल है, हरिद्वार जिले का उतना ही क्षेत्रफल है। दोबारा बताइएगा। उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा का कुल क्षेत्रफल जितना है, उतना ही जिसमें हरिद्वार का एक विधानसभा है, उतना हरिद्वार में जो 11 विधानसभा है पूरे जिले का क्षेत्रफल है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक, अब दूसरी बात पर आई। अभी जब परिसीमन होता है, उसका जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में राज्य की कुल जनसंख्या में जो राज्य को आवंटित विधानसभा सीटों की संख्या, उसका भाग दे करके विधानसभा सीटों की औसत जनसंख्या निकलती है। ठीक बात है। उसके बाद जो पर्वतीय जिले हैं 9, उनमें उस औसत जनसंख्या का -10% जो निकलता है, 10% का लेवरेज है। तो उसका भाग जिले की जनसंख्या में देख करके उस जिले को सीटों की, विधानसभा सीटों की संख्या आवंटित की जाती है, और पर्वतीय जिलों को +10% करके तब उसका भाग दे करके की जाती है। तो क्षेत्रफल को अगर हटा दे, अगर पहाड़ को बचाना है, उत्तराखंड राज्य निर्माण की जो मूल भावना है उसका सम्मान करना है, तो एक फॉर्मूला मेरी नज़र में और है कि इस 10% के वेरिएशन को 25% कर दिया जाए, और उसके बाद जो सीटों का बंटवारा हो भविष्य के लिए उसको ये तो फिक्स कर दिया जाए, एक तरीका, और जब सीटें बढ़ें तो उसी अनुपात में सीटें बढ़ें। जैसे 16 तारीख को लोकसभा सत्र के दौरान 3 बजे अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी ने भाषण दिया कि केरल वालों, तुम्हारी 20 सीट है, तुमको 10 सीट और मिलेगी, तुम्हारी 30 हो जाएगी, मानी 2 पर 1 सीट। ठीक, वो 50% प्लस हो गया ना, बिकॉज ऑफ 33% रिजर्वेशन। वो 33% रिजर्वेशन के लिहाज से आपने वुमेन रिजर्वेशन में कहा गया 50% सीट बढ़ा देंगे करके। तीसरा तरीका, लास्ट तरीका, कि हमको इस समय जितनी सीटें आवंटित हैं उतनी सीटें फिक्स कर दी जाए और उसके बाद परिसीमन कर दिया जाए। बट आपको लगता है कि पहाड़ों के लिए फॉर्मूले में थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए? जब नॉर्थ ईस्ट को मिल सकता है, मैं उसका भी अध्ययन कर रहा हूँ आजकल, मेघालय, त्रिपुरा से लेकर के वहाँ पर 16,000 रुपये विधानसभा है, वहाँ 10,000 रुपये विधानसभा है, 50,000 रुपये विधानसभा है,
क्षेत्रफल पर तो वहाँ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो विधानसभा सीटें बनाई है उनकी संख्या फिक्स कर दी, उसमें घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होगी। और अगर बढ़ोतरी होगी, जैसे 70 की यहाँ 105 की बात हो रही है, तो 2 पर 1 सीट बढ़ेगी, वो फॉर्मूला वहाँ पर लागू है। तो वही फॉर्मूला हमारे लिए लागू कर दीजिए कि अगर पौड़ी जिले में 6 सीटें हैं तो उनको जब 105 होंगी तो उनको 9 सीटें दे दीजिए। अल्मोड़ा की 6 सीट की जगह 9 सीट दे दीजिए। टिहरी की 6 सीट की जगह 9 सीट दे दीजिए। उत्तरकाशी की 3 की जगह 4 दे दीजिए। चमोली की 4 की जगह 3 की जगह 5 दे दीजिए, क्योंकि वहाँ जनसंख्या चमोली की ज़्यादा है, उत्तरकाशी कम है। तो वहाँ जो 6 सीटें हैं 3-3, तो उनकी भी 9 दे दीजिए। तो ऐसे करके आवंटन हो जाएगा तो हमारा कोई सवाल ही नहीं, हम तो धन्यवाद देंगे। बट आपको लगता है स्टेट को परस्यू करना चाहिए? बच्चा अगर रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। और मुझे जितनी मेरी अब तक बातचीत हुई, मैंने जो हमारी लीडरशिप केंद्र में हमारा प्रतिनिधित्व करती है, मैं उन तक भी अपनी बात पहुंचा करके आगे जब कभी लोकसभा में इस विषय पर चर्चा होगी, राज्यसभा में होगी, तो उनको ये सारी बातें जो आपसे चर्चा में कर रहा हूँ, जितना कागज़ पर जिस तरह से समाहित की जा सकती है करके, उनको ये पेपर दे करके उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपने राज्य का पक्ष मजबूती से लोकसभा और राज्यसभा में रख करके इस समस्या का समाधान निकालें, विधानसभा और लोकसभा के लिए। और उसके साथ यहाँ पर जो हमारी विधायिका है, ये पंचायतों के मामले में उसका समाधान निकालें, तो निश्चित रूप से राज्य भी खुशहाल होगा और हमारा नेतृत्व भी मजबूत होगा और हमारे पहाड़ों का विकास होगा। मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा ज्योतिष बिष्ट जी, बिकॉज जिस तरह का डेटा कलेक्शन आपने किया है, आई नो मैं बहुत मैं कहूँगा एंथुजियास्टिक हूँ इस लिहाज से भी कि मैं आपके साथ इलेक्शन पे एक स्पेशल प्रोग्राम भी करने जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है कि आपने बहुत मेहनत की है डेटा को लेके, और डेटा से हमारा भी शुरुआत से ही बहुत लगाव रहा है। तो आई थिंक मैं इतना कमिट आपके साथ कर सकता हूँ, इस अभियान में देवभूमि डायलॉग के मन से जितना मैं लोगों को प्रेरित कर सकता हूँ अपनी गणना अपने गांव के अभियान को आगे बढ़ाने में, मैं ज़रूर करूँगा। आप भी जानते हैं पिछले 6-7 सालों से मैं गांव-गांव घूम के लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, हॉर्टिकल्चर मॉडल के लिए, एग्रीकल्चर मॉडल के लिए, अपने गांव में आइए, इस सब के लिए काम कर रहा हूँ। उसकी सोच ही ये है कि पहाड़ को दोबारा आबाद करना है। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करूँगा और आपका अभियान सफल हो और हमारे पहाड़ में दोबारा खुशहाली लौटे। मैं इस पर थोड़ा सुधार रहा हूँ, हम सबका अभियान सफल हो। एग्जैक्टली, मेरा निवेदन है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। ज्योत सिंह बिष्ट जी अपनी गणना अपने गांव के संयोजक हैं। वो कई जगहों पर घूम रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम सबको मिलकर अपने पहाड़ों को बचाना है, अपनी गणना अपने गांव में करानी है, अपना वोट अपने गांव में लगाना है। मुझे लगता है इसको एक बड़े अभियान के रूप में हमें शुरू करना है। हमारी बात जब जिस तक भी पहुंच रही है, मैं चाहता हूं आप भी कम से कम 5 लोगों को प्रेरित करिए, और ये जो पूरी प्रेरित करने की पूरी सीरीज बनेगी तो हम ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाएंगे। और आई थिंक जो बीड़ा हम सब ने सोचा है अपने उत्तराखंड के लिए, अपने पहाड़ के लिए, वो सफल होगा। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।